तो प्यारे बच्चों, अपने लोगों ने कल क्या पढ़ा था? अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। पिछले क्लास में अपने लोगों ने 3-4 बिंदुओं पर अवलोकन किया था। आज आइए अपने लोग देखें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शंस में इस बात का ध्यान रखना है अपने लोगों को कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है और केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से अपने लोगों को ध्यान रखना है। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है और केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। 3 बिंदुओं पर विचार करना है। तो सबसे पहले तो अपने लोग ये देख लें कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो पिछले क्लास में बेटा अपने लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा है, कि परिवर्तन 2 किस्म के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ का गुण, धर्म, संरचना आदि बदल जाती है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो वही रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। और एक बात ध्यान रखेंगे अपने लोग कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में, किसी पदार्थ का परमाणु भाग लेता है। जैसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि परमाणु कैसा होता है। जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन के परमाणु की बात करें, O फॉर ऑक्सीजन। बेटा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। परमाणु क्रमांक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ही होगी और प्रोटॉनों की संख्या भी इतनी ही होगी। यही इसका क्या होता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है ये दिखाता है, या फिर उसके पास कितने प्रोटॉन है वो दिखाता है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा बेटा, जैसे ऑक्सीजन को लेकर के हम बात करें तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि परमाणु का आकार लगभग कैसा होता है? गोलाकार होता है। यद्यपि परमाणु हम आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, परमाणु बहुत अति सूक्ष्म कण है, लेकिन आधुनिक तकनीकी से जब हम परमाणु को देखेंगे तो परमाणु कैसा दिखाई पड़ेगा? गोलाकार दिखाई पड़ेगा। और बेटा, परमाणु के 2 हिस्से होते हैं, और ये दिमाग में हमेशा बेटा रखिएगा कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है। वो कण है जो विजिबल नहीं है, जिसको हम ओपन आंखों से देख नहीं सकते हैं। और जब देखा गया यंत्रों की सहायता से तो ये पाया गया, रदरफोर्ड जैसे वैज्ञानिक और चैडविक जैसे वैज्ञानिकों ने जब इस पर शोध किया तो पाया कि परमाणु के बेटा 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो होता है उसका नाभिक। क्या होता है उसका? नाभिक, जो सबसे बीच में होता है। परमाणु के सबसे बीच में क्या होगा? उसका नाभिक। परमाणु के 2 हिस्से, परमाणु के 2 हिस्से, इसको दिमाग में रखिए आप। परमाणु में 2 हिस्से होते हैं, एक तो होता है उसका नाभिक और दूसरा होता है बाह्य क्षेत्र। अरे जैसे घर में एक किचन, अंदर में अंदर का कमरा, फिर बाहर का कमरा, ऐसे परमाणु भी हमारा, परमाणु के कितने हिस्से होते हैं बेटा? एक नाभिक, नाभिक कहाँ होता है? बीचों बीच में होता है। और बाह्य क्षेत्र, अब बेटा ये एरिया जो दिखाई पड़ रही है, ये बेटा क्या कहलाएगी? यही है, ये तो हो गया इसका नाभिक, ये परमाणु का क्या हो गया? नाभिक। और ये जो बाहर दिखाई पड़ रहा है ये इसका हो गया बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र। अब देखें आप, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि जो नाभिक होता है इसमें 2 चीजें पाई जाती हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।
और जो इसका बाह्य क्षेत्र है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, नाभिक में पाया जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कल पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटॉन के ये परमाणु के 3 हिस्से, मुख्य 3 कण पाए जाते हैं परमाणु में ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो अब हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रोटॉन जो पाया जाता है और न्यूट्रॉन जो पाया जाता है परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। तो नाभिक में कौन कौन पाए जाएंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये बात कंफर्म हो गई। और बाह्य क्षेत्र में कौन पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन बेटा, बाह्य क्षेत्र में पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु से मिलता है तो हमेशा उसके इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जो बाह्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। यही भाग, नाभिक कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी नाभिक भाग नहीं लेता है। कौन भाग लेता है? उसके बाह्य क्षेत्र में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन। तो एक बात आप ध्यान रखें कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेगा? परमाणु भाग लेंगे। परमाणु में भी कौन भाग लेगा? इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। परमाणु भाग लेंगे और इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। उसके बाद अब देखें, आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा पीछे की कक्षाओं में कि जो ये बाह्य क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए अभी अपने लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो क्या ये, और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, प्रोटॉन भी 8 होंगे, तो प्रोटॉन की जगह पर तो हम 8 लिख दे रहे हैं। अब मामला बचा इलेक्ट्रॉन का। तो ऑक्सीजन के पास बेटा जो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 8 इलेक्ट्रॉन ये इकट्ठे होंगे कि छितराए होंगे? छितराए होंगे। छितराए क्या होंगे? इसके लिए 2 वैज्ञानिक है, बोहर और बरी। तो बोहर बरी ने एक नियम दिया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा। तो बोहर बरी ने बताया कि 2n², एक नियम दिया 2n² का। और इन्होंने बताया कि n जो है ये है कोष की संख्या। क्या है? कोष की संख्या है क्या n? अब बोरबरी के अनुसार जो है n अगर 1 है तो आप लोग बताइए। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं और एक नए सिरे से इसका अध्ययन करें, तब आपकी समझ में आएगा। इतनी बात तो आप लोग समझ गए बेटा? बताइए परमाणु के कितने हिस्से? 2। 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 नाभिक और बाह्य क्षेत्र। तो नाभिक में पाए जाएंगे प्रोटॉन और बाह्य क्षेत्र में पाए जाएंगे। अब आप लोगों को ये ध्यान में रखना है बेटा कि जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन अपने लोगों ने पढ़ा है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में अपने लोगों ने पढ़ा है कि पदार्थ के गुण धर्म बदल जाएंगे रासायनिक परिवर्तन में। तो ये जो परिवर्तन होगा बेटा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जैसे आप ध्यान रखें कि अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8 और बोहर बरी का जब नियम लगाएंगे 2n² वाला, 2n² का, और इसको आप देख लें। मान लीजिए ऑक्सीजन का परमाणु है, तो नाभिक में तो हो जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऐसे इसके बाहर बेटा कुछ कक्षाएं होती हैं। इसको नाम दिया गया, पहली कक्षा को नाम दिया गया K, दूसरी को दिया गया L, तीसरी को दिया गया M, चौथी को दिया गया N। ऐसे वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया। अब K को आप पहली कक्षा कह सकते हो, L को दूसरी, M को तीसरी, N को चौथी कक्षा कह सकते हो। अब बोहर बरी का अगर हम नियम लगाएं तो क्या पाएंगे कि ऑक्सीजन के पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोहर बरी के नियम के अनुसार 2 गुणे 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणा 1 मतलब 1 और गुणे 2 मतलब 2। तो बताइए कि कक्षा में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अब टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास कितने थे? 8।
और पहली कक्षा में कितने हो गए? 2। अब बताइए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6। तो के पास कौन सी कक्षा है? L। और L के पास अब कितने? अगर यहाँ नियम लगाएं बोरबरी का तो N की जगह पर अब क्या आएगा? 2, क्योंकि किस कक्षा की बात हो रही है? दूसरी कक्षा की। तो N की जगह बेटा जब 2 लगाओगे तो 2 दूना 4 और दूनी 8 होनी कितनी चाहिए? लेकिन बचा कितना है? 6। तो अब बताइए होना चाहिए 8 और बचा है 6। तो क्या यल कक्षा बोहरबरी के नियम के अनुसार भरी है? नहीं भरी है ना। होना कितना चाहिए था? 8, लेकिन हो गया 6। इसका मतलब भरी नहीं है। अब इसी भरने को लेकर के बेटा उथल पुथल होती है। यही आखिरी कक्षा, जैसे ऑक्सीजन के पास अब केवल के और यल दो ही कक्षाएं हैं। और आप ये जान लीजिए कि दुनिया में लगभग कितने तत्व हैं? 117-18 प्रकार, 118, 117, 117 से 118 तत्व हैं, खोजे गए हैं। ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऐसे 117-18 प्रकार के तत्व से पूरा संसार बना है। तो आप ध्यान रखें कि ये सारे तत्व जो 117-18 हैं, ये सारे तत्व चाहते हैं कि मेरी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। क्या चाहते हैं? जैसे हर आदमी चाहता है, आदमी कब तक बेचैन रहता है? आदमी तब तक बेचैन रहता है जब तक कि उसका घर न बन जाए, ओका चले गाड़ी न मिल जाए, ओका पहले बढ़िया कपड़ा न मिल जाए, तब तक आदमी बेचैन रहता है। उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई, घर बन गया, कपड़ा मिल गया और सब ओका सब मामला मेंटेन हो गया, थोड़ा शांत हो जाते आदमी ऐसे। और चूंकि अपने सब काहेगा, ये अपने सब जोन बेचैन रहित है कोनो चीज की, ताई गुण कहाँ से मिला है? चूंकि अपने सब काहे से बनाई? यही 117-18 प्रकार के तत्व तो अपने सब बना ही। तो जो इसका गुण है वही अपने लोगों का भी गुण है। ये तत्व कब तक संतुष्ट नहीं होते? जब तक इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो ना जाए। और अपने लोग कब तक नहीं संतुष्ट होते? जब तक कि सब मामला ओके ना हो जाए, घर न बन जाए, गाड़ी ना आई जाए। तो यही लिए अपने सबके अंदर ही दुर्गुण है, क्योंकि अपने सब ऐसे तत्व से बने ही। उन तत्वों का ये लक्षण है। और जो तत्व ज्यादा बेचैन होता है तो जान लिया कि वो आदमी वही तत्व से ज्यादा वह आदमी के अंदर तत्व है। और अभी हम आगे की कक्षाओं में बताएंगे कि कौन सा तत्व ज्यादा आवारा किस्म का होता है। एक तत्व है हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा आवारा किस्म का है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, आवारा किस्म का है ये। और हाइड्रोजन अपवाद भी है, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर इनको अपनी बाहरी कक्षा में अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला मामला चले तो इनको तो चाहिए 7, तो कोई 7 तो इनको देगा नहीं। इसलिए दौड़ा करते हैं कि हमें केहू इकट्ठी दे दिए और हमारा ले लिए इकट्ठी, हमें केहू दे दिए और हमसे केहू इकट्ठी ले लिए। तो हमारे लगे काम चलावे ताए अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तब हम संतुष्ट हो जाओ। ये किसकी प्रवृत्ति है? हाइड्रोजन की। लेकिन ऑक्सीजन की बेटा ये प्रवृत्ति नहीं है। ऑक्सीजन की प्रवृत्ति है कि इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए बेचैन रहेगा। अब जब तक इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल नहीं जाएंगे तब तक ये भागता रहेगा। अब जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये शांत हो जाएगा। मतलब जब इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा तो ये पूरी तरह से शांत हो जाएगा। और जब इसको 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं घूम रहा है मिल जाएगा, किसी से लेना पड़ेगा, किसी से लेना पड़ेगा। तो किसी से लेगा या किसी को देगा, यही क्रिया कहलाती है रासायनिक क्रिया। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कब कोई तत्व किसी से मिलता है, जब या तो उसके पास ज्यादा हो और या फिर उसके पास कम हो। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं, इतनी बात समझे कि नहीं? अब इसके बाहर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। और चाहिए कितना? 8। इसको कितना चाहिए? 2। अब इनको जो 2 दे देगा वही से रिएक्शन कर लेंगे। इनको जो 2 दे देगा उसी से ये रिएक्शन कर लेंगे। तो फिर क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। अब जरा देखें ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन
और ऑक्सीजन की सारी कक्षा नहीं बना रहा हूँ, केवल ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा बना रहा हूँ। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। इसको ऐसे ना बनाएं आप, कुछ यूं बना लें। मान लो 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? केवल बाहरी कक्षा बना रहा हूँ, अंदर वाली 2 वाली नहीं बना रहा हूँ। और मान लीजिए घूम रहे थे, ये इनकी परमाणु की अवस्था है। और मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं सकते। अब जान गए आप कि परमाणु क्यों स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते? क्योंकि हर परमाणु को क्या चाहिए? कितने? 8। बाहरी कक्षा में 8 रहेगा तुरंत शाम। तो ऑक्सीजन तब तक भागे जब तक एक 8 मिल न जाए। और मान लिया भागत एक दूसरा का कौन ऑक्सीजन मिलेगा? कौन सा ऑक्सीजन मिल गया? दूसरा। तो इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। अब बताइए इनके पास कितने की कमी है? 2। और इनके पास 2। और दोनों जब टकराएंगे तो दोनों मिलेंगे और एक दूसरे से कहेंगे भैया का हाल चाल है। तो ये ऑक्सीजन कहे यार बड़ी दिक्कत है, हमरे लगे 2 इलेक्ट्रॉन के बहुत तगड़ी कमियां है। ये कहे अरे यार यही समस्या से हमहू जूझत है, अगर हमहू को इलेक्ट्रॉन 2 मिल जात तो हमरो काम हो जात। ये कहता है हमें मिल जात तो हमरो काम हो जात। तो दोनों जने फिर तय करी है कि यार तू हमें 2 दे दिया काम चलावेता है और हम तुम्हें 2 दे दी काम चलावेता है। तो का हुए? एक इलेक्ट्रॉन ये इनको दे देंगे और एक इलेक्ट्रॉन ये इनको। तो देखो अब ये ए यूं अब गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हेरिस गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ दोनों जने के लिए क्या होगा? अब ये दोनों जने एक दूसरे से मिल गए, इनके 2 जने खोई के दोस्ती और इनके 2 जने जो दोस्ती हो गए तो O और प्लस O। तो बताओ क्या होगा? O2। क्या होगा? O2। तो बन गया ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गए? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ? परमाणुओं ने अपने आप को व्यवस्थित किया। जो बेचैन थे इन्होंने अपने आप को क्या किया? व्यवस्थित किया। और एक ऐसा और उदाहरण देख लें आप कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया देखें आप, मान लीजिए ये C है। अब C के बाहरी कक्षा में जब हम बोरबरी, C का परमाणु क्रमांक होता है 6। जब बोरबरी का आप नियम लगाओगे तो C के बाहरी कक्षा में जाएगा इलेक्ट्रॉन 4। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 4। और मान लीजिए C बेचैन घूम रहा था तो इसको मिल गया O। और कितना O मिल जाएगा? मान लीजिए मिल गया इसको 1 O। तो 1 O मिला तो अपने लोग जानते हैं कि O के बाहरी कक्षा में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। 3 4 5 6। और तो अब बताइए इनके पास कितना चाहिए? इनको 4 चाहिए, तब इनका 8 काम बनेगा ना। और ऑक्सीजन के पास बेटा कितना चाहिए? 2। तो ऑक्सीजन कहेगा यार हमें 2 चाहिए, तो हमें 2 दे दिया। तो देखा ऑक्सीजन इनसे 2 ले ली। अब बताओ ऑक्सीजन के काम ठीक आएगा कि ना? ऑक्सीजन के काम ठीक आएगा। ऑक्सीजन के लगे होगा 6 7 8। अब बताओ कार्बन के लगे कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। अबे बताओ ऑक्सीजन के काम चला? ओके, कार्बन के काम चला? नहीं चला ना। अब कार्बन अबे बेचारा बेचैन रहे कब तक? जब तक कि 2 इलेक्ट्रॉन मिल न जाए। जब तक कि 2 इलेक्ट्रॉन मिल न जाए। अब कहे यार तुमका तो हम दे जहन और हमारा काम चलता ही ना तो हमारा काम तो चलेगा। तो ये ठीक और ऑक्सीजन हेरे क्या करे? एक ऑक्सीजन और हेरे 3 4 5 6। तो 6 ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक इसका 6। अब क्या हुए कि कार्बन यह न समझौता करे। अब बताओ यह ऑक्सीजन के लगे कई इलेक्ट्रॉन आएगा? 6 7 8। और कार्बन के लगे 4 2 6 7 8। अब बताओ कार्बनों का काम चलेगा, ऑक्सीजनों का काम चलेगा। तो बतावा क्या बने? तो क्या हुए? अब CO2। CO कितना है? 2 मतलब 2। तो 80 तो क्या बना? CO2। तो CO2 बना। तो ये कैसा? अब बताइए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल रहे हैं कि क्रिया कर रहे हैं? इसको बोलेंगे बेटा रासायनिक अभिक्रिया। अब देखा क्या बनेगा? CO2। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो रासायनिक अभिक्रिया बेटा क्या है?
रासायनिक अभिक्रिया एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणुओं के पुनर्व्यवस्था की अभिक्रिया है। मतलब दो या दो से अधिक, अब एक या एक से अधिक। अब अभी जो मैंने ऑक्सीजन मिलाया था वो क्या था, एक ही प्रकार का परमाणु था कि अलग? अब बताइए सी और ओ मिलाया तो अलग अलग। एक उदाहरण और देखें तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब बताओ रासायनिक अभिक्रिया में बेटा कौन भाग ले रहा है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कौन भाग ले रहा है? क्या भाग ले रहा है? केवल इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कतई भाग नहीं ले रहे हैं ना। अब एक और देखें, यने को अगर बोरबरी के नियम में आप सेट करेंगे तो यने के बाहरी का Na का परमाणु क्रमांक होता है 11 और 11 को जब बोरबरी में रखोगे तो इनकी बाहरी कक्षा में जाएगा 1, 2, देखो 11 है ना, तो 2 दूसरी में जाएगा 8, तीसरे में जाएगा 1, तो 1। और इनका ये बेचारे बेचैन है सोडियम। अब बताओ सोडियम क्यों बेचैन है? सोडियम इसलिए बेचैन है क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में एक फालतू है। अगर इनका एक ठीक केहू ले लिया, एक केहू के का एक दे देते तो इनके बाहरी कक्षा में कई हो जा। और मैंने आप लोगों से क्या बताया है कि हर तत्व क्या चाहता है, तो उसके बाहरी कक्षा में। तो ये काहे ताय बेचैन है? लिएक ताय दिएक ताय बेचैन है। तो ये वका हेरी है जेका एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हुआ है। तो इनका हेरा क्लोरीन नाम का आदमी मिलेगा, क्लोरीन नाम का। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हुआ था 17। जब इनका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलवा तो आए 2, 8, 7। ये बोरबरी का नियम लगाओगे तो आ जाएगा ये 2, 8, 7। आप बतावा इनका परेशानी का हुआ है क्लोरीन महोदय का। क्लोरीन के परेशानी है हमें एक इलेक्ट्रॉन कतहूं से मिल जाए। और सोडियम का समस्या का हुआ है एक इलेक्ट्रॉन हमारे केहू ले लेता है, ठीक है। तो का हुए देखा क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनको कितना चाहिए? अब एक इनको ये दे देंगे और इनसे एक ये ले लेंगे, दोनों के बीच में हो जाएगा रिएक्शन, तो बन जाएगा नमक NaCl। तो बताओ NaCl क्या है? हाँ नमक है, लेकिन ये कैसे बना? मिल करके बना कि रासायनिक क्रिया हुई? बेटा अब बताओ रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक, अब बताओ एक प्रकार का परमाणु है कि एक से अधिक? एक से अधिक। तो एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक अभिक्रिया से जो बने वो, इसको फिर से देखें परिभाषा। एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं के पुनर्व्यवस्था, फिर से व्यवस्थित होता है ना, पुनर्व्यवस्था को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात कंफर्म हो रही है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कंफर्म हो रही है। इसमें कभी कभी इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ? समझौता हुआ। अभी उसमें क्या हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों ने समझौता किया था। इसमें क्या हुआ? लेन देन हुआ। इस पर भी हम एक क्लास लेंगे कि लेन देन होता है तो क्या होता है और जब समझौता होता है तो क्या होता है। इनके बीच में बन रहा है बॉन्ड। और एक बात यहीं और जान ले, थोड़ी सी बात कि Na और Cl ये दोनों जुड़ रहे हैं, इसलिए बेटा इन दोनों को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और ये जो बन रहा है नमक, इसको बोलते हैं उत्पाद, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स और इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? जो बन रहा है वो प्रोडक्ट और जिसने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया वो अभिकारक। तो Na और Cl क्या हैं? ये रिएक्टेंट्स हैं और जो बना वो प्रोडक्ट है। C क्या था? C और O क्या था? रिएक्टेंट्स था और CO2 प्रोडक्ट था। तो जो अभिक्रिया के बाद बनता है वो कहलाता है उत्पाद और जो जिससे मिल करके उत्पाद बनता है वो कहलाता है अभिकारक। तो उत्पाद क्या है? जो बनता है, और अभिकारक क्या है? जो उत्पाद को बनाता है। इतनी बात कंफर्म हो गई? चलो ठीक है, शेष बात नेक्स्ट क्लास में।